Hi, doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. Today is 1st of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंडिया और जापान के बीच में है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ऑथर ऑफ जीविका चिंतामणि है तिरुतकर देव जी। मध्य प्रदेश में है घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज़ाद हिंद फौज बनी थी सिंगापुर में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला। आज के सवाल हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट? कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? What is the height of Statue of Unity? Which is the highest literacy prize given by the government in India? आज की वोकैबुलरी है accentuate, मतलब किसी तरफ ध्यान आकर्षित करना, कोई प्रोमिनेंट चीज उसको हाईलाइट करना, फोकस लाना, ड्रॉ अटेंशन टू। अनफ्लिंचिंग मतलब बेहिचक, नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। इंटरमिटेंट, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है तो मतलब इरेगुलर इंटरवल पे, नॉट कॉन्टिन्यूअस। फॉल्टर का मतलब होता है डगमगाना, स्टार्ट टू लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम। स्टैच्यूट, इसका मतलब होता है कानून है, कोई लॉ है, कोई रेगुलेशन है। रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी वोकेबलरी, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। लर्न दिस, ओके। सो आज के टॉपिक्स हैं दिस अबाउट राज्यसभा, जीडीपी इतना % ग्रो हुआ है, दीज आर जीडीपी नंबर्स। देन दिस इज ओमाइक्रॉन डजंट एस्केप आरटी-पीसीआर, दिस मुल्ला पेरियार डैम है। और ये नंबर्स हैं दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, वी विल हैव अ टॉक। देन दिस इज अबाउट वन क्वेश्चन ऑन एथिक्स। एथिक्स क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। प्रोटेक्ट डोंट पैंडर, इसका मतलब है राइट टू जो फ्री स्पीच है, ये एक फंडामेंटल राइट है, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। स्वीडन, स्मॉल ग्रांट बट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल बॉडीज़। यहाँ हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन लोकल बॉडीज और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रिक्वायरमेंट है। विल हैव सर्टेन पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे 6-7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। विल हैव अ टॉक 15th फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट दिया है उसके बैकड्रॉप में। देन वी विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन एज वेल। देन दिस इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। एक सर्वे आया एसबीआई का, उसका क्रिटिसिज्म है कि इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी में विल हैव अ टॉक की डिफरेंस क्या होता है, इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्रिप्टो है और दिस इज न्यू नेवल चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। देन दिस इज ओमिक्रॉन और 5G, ट्राई, JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील। दिस इज डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, बिल कैसे पास होना चाहिए। जीडीपी का डेटा है, टेक अवेज फ्रॉम द जीडीपी डेटा। और इकोनॉमी का आज एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जीडीपी वर्सेस GVA. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अपोलोजाइज इफ यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा, ये बात कहा 12 MPs को जिनको यहाँ पे फाइन पेनल्टी सस्पेंड किया गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन वायलेशंस जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए राज्यसभा का। पार्लियामेंटेरियन का जो बिहेवियर है, इसकी इंटीग्रिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी और जो एक कंडक्ट है उसको रीएस्टैब्लिश करना इज इम्पॉर्टेंट। पार्लियामेंटेरियन कंडक्ट। देन दिस इज जीडीपी ग्रू 8.4% इन Q2 बट रिकवरी अपीयर्स पैची। सो अगेन नंबर है कि जीडीपी Q2 में इतना ग्रो हुआ, रिकवरी अभी भी अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, पैची है। सी, हम जो भी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं ना, इन सब न्यूज़ का शेल्फ लाइफ अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। जैसे ये नंबर्स आए, बाय द वे, अगर दिस ओमाइक्रॉन वेरिएंट का फिर से डेल्टा वेरिएंट जैसा कहर आया
तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्रोजेक्शंस हैं, ये सब बैक टू जीरो. सो दैट इज़ वाई एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी शुड नॉट वेस्ट टाइम कि क्या नंबर्स हैं, क्या डेटा है, लाइक दैट. द फोकस शुड बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ये जो टाइम है ये कॉन्सेप्ट समझने का टाइम है, फंडामेंटल्स हम अपने समझे, तो इससे क्या होगा, रीवर्क नहीं होगा, जो वर्क किया है, एफर्ट किया है, उसका वेस्टेज नहीं होगा. सो दिस इज जीडीपी नंबर, ऑल राइट. बट वी शुड बी नोइंग कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन इकोनॉमी में. जैसे हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी जो रूरल कंजम्पशन है वो एक बहुत बड़ा चंक है. रूरल कंजम्पशन में सीवियर डिक्लाइन आया है. तो कुछ ही दिन पहले हमने के शेप्ड रिकवरी देखा था, डिफरेंट शेप्स देखे थे, जेड क्या होती है, वी क्या होती है, यू क्या होती है. सो दिस इज द टाइम वी शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. तो आगे हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे जीडीपी वर्सेस जीवीए. ये नंबर में ज़्यादा नहीं जाना है कि 8.2 है या नहीं है. अभी एसबीआई का कुछ नंबर है कि इतना इनफॉर्मल सेक्टर कम हुआ, फॉर्मल कम हुआ. डोंट गो फॉर नंबर्स राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन फंडामेंटल्स. तो एनीवे नंबर यहाँ पर है, इतना परसेंट ग्रो हुआ, जीवीए भी ये हुआ. अब ये हमें पता होना चाहिए ये नंबर कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का डेटा है. द पॉइंट इज वी आर ऑप्टिमिस्टिक, इकोनॉमी का रिबाउंड हो रहा है, बट अभी भी इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स. बहुत ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है, इफ एंड बट्स हैं. तो एक्सटेंट क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी क्या होगा इस रिकवरी का, लेट अस वेट एंड वॉच. अब दिस इज ओमाइक्रॉन डजंट एस्केप आरटी-पीसीआर एंड दिस रैपिड एंटीजन टेस्ट. तो मतलब ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट क्या है, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नाम से इनका नाम रखा जाता है. शी एक बड़ा पॉपुलर नाम है और हेड ऑफ स्टेट भी है सर्टेन कंट्री के. सो दैट इज़ वाई इस लेटर को एस्केप करके सीधा दिस ओमाइक्रॉन पे आए. अब इसके प्रोनाउंसिएशन में भी एक्चुअली वर्ड डिवाइडेड है. मैं ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ देख रहा था, वहाँ इसको ओमाइक्रॉन करके प्रोनाउंस किया है. कुछ जो मीडिया है वो दिस ओमिक्रॉन टाइप ऐसा प्रोनाउंसिएशन है. एनीवे वी शुड बी नोइंग कि दिस इज़ वन वेरिएंट ऑफ दिस कोविड-19. आरटी-पीसीआर एंड आरएटी में भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है. इसमें भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, रूमर मॉन्गरिंग है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल. केवल दो ही चीज़ करनी है, वैक्सीनेशन लगानी है फर्स्ट और सेकेंड, और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दैट्स ऑल. मुल्ला पेरियार वाटर लेट आउट विदाउट वार्निंग. अब ये इशू भी बना हुआ है. ये जो इशू है वो है इस डैम का. ये जो डैम है, लुक एट दिस मैप, ये जो डैम है, ये डैम है केरला में. केरला की ये जो रिवर है पेरियार रिवर, इस पे ये डैम बना हुआ है. और ये जो जिले हैं 5, डिंडुगल, थेनी, मदुरई, शिवगंगा और दिस रामनाथपुरम, ये जिले हैं तमिलनाडु में. और इस डैम का जो पानी है वो लाइफलाइन है इन सारे जिलों का. तो एक्चुअली इसका हिस्ट्री भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ये जो डैम बना ना, तो डैम बनाते वक्त ऐसा एक ट्रीटी हो गया था, अग्रीमेंट हो गया था कि डैम तो केरला में है बट इसका जो ऑपरेशन है वो तमिलनाडु करेगा, लीज पे दिया गया. तो तमिलनाडु बोलता है कि इस डैम में 142 फीट तक पानी भरा रहना चाहिए. केरला बोलता है डैम पुराना है, टूट सकता है, तो इसका पानी कम करो. पानी कम करो तो वाटर सप्लाई इन जिलों में कम हो जाएगी. तो तमिलनाडु ऑब्जेक्शन उठाता है. बस इसी बात का टसल है. ऑपरेशन जो है इस डैम का वो है तमिलनाडु. अब इसके सॉल्यूशंस भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं. एक हम इसके साइड में एक बेबी डैम बनाने की भी अभी बात थी. द पॉइंट इज अभी तक इसमें जो बात है वो है वाटर सप्लाई का और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस डैम. बिकॉज डैम में अगर कुछ डैमेज हुआ तो जो केरला का जोन है वो ज़्यादा डूब में आएगा, डैमेज हॉरिफिक होगा केरला में. सो दैट इज़ वाई केरला का एप्रीहेंशन भी एब्सोल्युटली ट्रू है, करेक्ट है. और तमिलनाडु को पानी चाहिए वरना ये जिले सूखा हो जाएगा. तो ये पूरा स्टोरी है मुल्ला पेरियार डैम का. तो इसको लीज में दिया गया. ये हैव अ लुक एट नोट्स, कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा था. दिस इज मुल्ला पेरियार डैम. तो अभी फिर अब तमिलनाडु ने पानी रिलीज कर दिया. केरला बोल रहा है आपने बिना वार्निंग के रिलीज किया तो हमारे यहाँ डूब हो रहा है. वैसे ही केरला अभी मानसून में बहुत बुरी तरह पिटा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे बिकॉज ऑफ मानसून. सो दैट इज़ वाई केरला के एप्रीहेंशंस भी एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. अब ये है कॉल ऑफ फेथ, फ्रीज फ्रेम. ये पिलग्रिम है, झेलम रिवर और सिंध स्ट्रीम. यहाँ पर दिस पुष्कर फेस्टिवल टेम्परेचर प्लमेट हो गया है बट दिस पिलग्रिम यहाँ पे दिस रिवर कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे गैदर हुए हैं. दिस इज कॉल ऑफ
faith. Then this is about farm fires added this much to city particulate matter 2.5 in November. पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? छोटे छोटे जो महीन कण होते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स, वो पार्टिकुलेट मैटर होता है. 2.5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, लाइक दैट. और ये जब हवा में सस्पेंडेड होते हैं तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, एयर पॉल्यूशन होता है. पार्टिकुलेट मैटर के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं. डस्ट पॉल्यूशन, व्हीकल एग्जॉस्ट हुआ, स्टबल बर्निंग हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ, इंडस्ट्रियल दिस गैसेज हुई, लाइक दैट. तो दिस इज 2.5 जो है, इसमें 15% तकरीबन फार्म फायर से आया, स्टबल बर्निंग. अब दिल्ली में भी ना देखिए जोन आता है, एक दौर आता है जब पॉल्यूशन बहुत सीवियर होता है. तो एक फेज जो आता है वो आता है जब स्टबल बर्निंग हो रही है अक्टूबर नवंबर में. तो अक्टूबर नवंबर में स्टबल बर्निंग मतलब फसल की कटाई, फसल के जो ठूंठ बचे हुए हैं स्टबल, उस पर आग लगाई जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सीजन हमें पता है, खारिफ सीजन, राबी सीजन. तो सीजन का एक चेंज हो रहा है और नवंबर में हमें राबी की क्रॉप लगानी है, गेहूं लगानी है. तो जो पैडी है उसको तुरंत काटना पड़ेगा. तो उसको क्विक सॉल्यूशन के लिए फार्मर वहां पे उसको आग लगा देते हैं और उससे होता है दिल्ली में पॉल्यूशन. इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है. ये एक और उसमें पॉइंट्स ऐड कर लो कि 2 सीज़न होते हैं. तो अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न है उसमें प्राइमरली हाईली पॉल्यूशन आता है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग. दूसरा स्पेल आता है पॉल्यूशन का, वो पॉल्यूशन का स्पेल आता है दिस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में. और ये जो आता है ना, वो आता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन टू दिल्ली कंबाइंड विद एक्सट्रीम कोल्ड एंड फॉगी कंडीशन. ये दिसंबर जनवरी में आएगा, क्योंकि दिल्ली का मैप देखा हमने, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है. तो यहाँ से फॉगी कंडीशन भी हो रही है, टेम्परेचर भी प्लमेट हो गया है. तो एक सेकेंड स्पेल आता है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का. तो ये 2 सीज़न है, पहला सीज़न अक्टूबर नवंबर, दूसरा नवंबर दिसंबर. आप लोग बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जैसे A4 पेपर में लिखते हो ना, तो थोड़ा स्पेसिंग भी उसमें छोड़ो. बाद में कुछ नए पॉइंट्स हमें ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं. और जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो ना, उसको आप फाइल करते जाओ, एक फोल्डर खरीद लो और उसमें सारे आंसर्स अपने एक जगह कलेक्टिव रखो. ये जो ऑफलाइन सॉफ्ट कॉपी नहीं, जो हार्ड कॉपी है ना आपकी आंसर शीट की, उसको मेंटेन रखो, कंजर्व रखो. और टाइम टू टाइम उसके पन्ने पलटा के आप पढ़ो भी कि आपने क्या आंसर लिखा, कैसे लिखा, क्या सीखा, उसमें लर्निंग्स क्या थी. ये चीज़ आप करोगे ना तो थोड़े ही टाइम पे ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होने लग जाएगा. यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन. रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इवन खुद के लिखे हुए आंसर्स का भी रिवीजन ज़रूरी है. ओके, सो एड डाउन दीज 2 पॉइंट्स. देन दिस इज मुल्ला पेरियार, दिस इज ओमाइक्रॉन, GDP एंड राज्यसभा. कॉल ऑफ फेथ हुआ पार्टिकुलेट मैटर 2.5. अब देखिए, व्हेन हाई कोर्ट जज turned a good Samaritan, he pay fees of this girl for this IIT BHU. The idea is यहाँ पे हेल्प ऑफर किया गया, हेल्प ऑफर किया गया. सी, पता है लाइफ का ऐसा भी एक रूल होता है, इफ़ यू डू गुड ना तो यू विल नोटिस कि ये सब ना कलेक्टिवली इन वन वे और अनदर वे इट कम बैक टू यू. जब पब्लिक सर्विसेज में हम जाते हैं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, तो कई बार हमारी ड्यूटीज़ भी रहती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, ड्यूटीज़ रहती है टूवर्ड्स सोसाइटी. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जैसे इफ़ देर इज़ अ स्टूडेंट बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा उसका पोटेंशियल है, बट बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक रीजंस अगर वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, देन देयर हैज़ टू बी सम प्रोविज़न कि बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक हार्डशिप वो स्टूडेंट अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने से वंचित नहीं रह जाए. तो दिस इज़ अवर ड्यूटी, दिस इज़ अवर ड्यूटी एट सोसाइटी लेवल भी, गवर्नमेंट लेवल भी, कलेक्टिव इंडिविजुअल लेवल भी, कि जितना हम हेल्प कर सकें वी शुड डू. अब इसी कल्चर में 2013 में जैसे एक सवाल आया था, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट ह्यूमन लाइफ. एथिक्स में ऐसा क्या है जिससे हम प्रमोट करें ह्यूमन लाइफ में. वाई इज इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स होना क्यों इतना ज़रूरी है. ये ना 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था एथिक्स. इसी साल मैंने मेंस भी लिखा था, स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. एंड द आइडिया वाज कि कॉन्सेप्ट्स लिखो और कॉन्सेप्ट्स के साथ उसके एप्लीकेशंस लिखो. ये 2 चीज़ें हैं जो सीक्रेट है, और अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो.
राइट 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 एंड राइट मोर, इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। आप अगर लिख लिख के बोल बोल के पढ़ोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा, जो आपने पढ़ा है उसका रिटेंशन बेटर होगा, स्टडी आपकी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगी, कंसोलिडेट होगी और लिखना आएगा। इन दी एंड स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत कुछ आता है बट वो उसको लिख ही नहीं पाते। अगर आप लिख ही नहीं पाओगे तो आपका वैल्यूएशन नहीं होगा, बिकॉज यू नो व्हाट इज द ट्रुथ। ट्रुथ इज जो आपने A4 साइज में लिखा है दैट इज योर ट्रुथ, वैल्यूएशन केवल उसी के बेसिस पे होगा। सो वी शुड ट्राई कि हम इस A4 साइज की जो कॉपी है इसमें हम बेस्ट टू बेस्ट अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे, बिकॉज दिस इज अवर आईडी इवैल्यूएशन इसके बेसिस में होगा। सो द आइडिया इज राइट एंड राइट मोर। तो ट्राई टू थिंक, जीएस के सिलेबस से कनेक्ट करिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सेकेंड जो है वो है दिल्ली गवर्नमेंट रैम्प्स अप दिस हेल्थ फैसिलिटी अमिड दिस ओमाइक्रॉन स्केयर। तो डेल्टा वेरिएंट में हमने सबक सीख लिया है, तो अब हम हेल्थ पे पहले ही रैंप अप कर रहे हैं ताकि किसी भी टाइप का शॉर्टेजेस नहीं आए। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर्ड। दिस इज बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली इज प्रूविंग कॉस्टली फॉर लेबरर्स। अब सी, यहाँ एक और मायना है जो समझना चाहिए कि जो बैन हम लगाते हैं, जो कल्चर ऑफ बैन होता है, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था ना, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह सब बैन कर दिया। एक मतलब नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना वो यूजुअली करेक्ट नहीं होता है। हमें जो चेंजेस लाने चाहिए वो इंक्रीमेंटल लाने चाहिए। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट इशू इज अ थिंग, बट हम आउटराइटली सारा कोल को अबैंडन कर देंगे, फ्यूल को, फॉसल फ्यूल अबैंडन कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। सो वी कांट डू दैट। दैट इज वाई हमने ग्लासगो समिट में बोला कि हम फेज्ड डाउन करेंगे, फेज्ड आउट राइट नाउ नहीं करेंगे, ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे। सो ग्रेजुअल इज गुड। अब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, अभी पॉल्यूशन हो रहा है, आउटराइट आपने बैन लगा दिया, तो अब इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हम फायर क्रैकर में भी यही मुद्दा देखा था, आपने फायर क्रैकर बैन कर दिया, बट व्हाट अबाउट इतने सारे जो दुकान वाले हैं जिनके पास स्टॉक है। हम तमिलनाडु में भी देखा था, एक पूरा जो जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है दिस फायर क्रैकर की, और इस इंडस्ट्री में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है। सो व्हाट अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट। सो सॉल्यूशन हमेशा ये होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, ट्राई टू फाइंड अ मिडिल वे, एंड इफ यू आर रिमूविंग समथिंग देन प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या है एम्प्लॉयमेंट का। जैसे दिल्ली में आउटराइट कंस्ट्रक्शन बैन हुआ, ये कॉस्टली प्रूव हो रहा है फॉर दिस लेबरर। इनके पास वर्क बंद हो गया, वर्क नहीं है, पैसे नहीं है, दे आर सर्वाइविंग ऑन लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स। तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, वी नीड टू थिंक। देन ओमाइक्रॉन इम्पैक्ट के कारण जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं पुट ऑन होल्ड है। देन दिस इज केरला टू एक्ट अगेंस्ट दिस वैक्सीन हेजिटेंसी। केरला का लिटरेसी लेवल इज सो गुड, बट फिर क्यों इतनी वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है। वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं रखना है। देन प्रोटेक्ट डोंट पैंडर। सी, हमारे यहाँ राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्री स्पीच है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, पूरा हक है, और ये उसका फंडामेंटल राइट भी है। बट ये क्वालिफाइड भी होता है। आपका जो फ्री स्पीच है ये डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए दूसरे के फंडामेंटल राइट में, या फिर ओवरऑल जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। द पॉइंट इज फ्री स्पीच में भी राइडर्स आते हैं कि फ्री स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, बट दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट, दिस इज अ क्वालिफाइड राइट। तो जैसे कल आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा ना, तो फ्री स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, बट एट द सेम टाइम यू हैव गॉट सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज भी, जो 11 ड्यूटीज है। अब बात आती है कि सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच है बाय यील्डिंग टू थ्रेट्स हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट नॉर्म। कोई मूवी आती है, मूवी में कुछ ऐसा ही न्यूज़ होता है और उस पे फिर प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। फायदा किसको होता है? मूवी को फायदा होता है, बिकॉज उसकी फ्री पब्लिसिटी हो रही है। ये भी समझना चाहिए हमें। तो द पॉइंट इज कि ये जो कल्चर है मोबोक्रेसी का या फिर प्रोटेस्ट का कल्चर है, इज इट डूइंग एनी गुड टू अवर फ्री स्पीच, राइट टू फ्री स्पीच? द पॉइंट इज कि जो भी इशू होता है ना वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू होता है। हम कभी भी मॉब को एनकरेज नहीं करते, कभी भी हम विजिलेंटी को एनकरेज नहीं करते। ये जो बैटमैन टाइप कल्चर है ना, विजिलेंटी, इसकी कोई जगह नहीं है दिस डेमोक्रेसी में। देर आर रूल्स, देर आर लॉज, देर इज कोड।
तो द पॉइंट इज जो भी डिसीजंस होते हैं ना वो बाय दिस नियम के हिसाब से होने चाहिए। ये जो विजिलेंटी है दिस इज नॉट राइट। प्लस हमारे यहाँ फ्री स्पीच है। फ्री स्पीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था एस रंगराजन पी जगजीवन राम 1989 के केस में कि सप्रेसिंग फ्री स्पीच इन रेस्पॉन्स टू अ थ्रेट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट would be tantamount to negation of the rule of law and surrender to blackmail and intimidation। कल एक पार्टी ने, एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, तोड़फोड़ चालू कर दी, तो वो तो ब्लैकमेलिंग हो रहा है, रूल ऑफ लॉ तो नहीं है। कल दूसरा ग्रुप ऐसा करने लग जाएगा। तो हमें इस चीज़ को कभी भी एनकरेज नहीं करना होता है कि ये, वरना हम एनकरेज कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ पीछे जा रहा है और ब्लैकमेल और इंटिमिडेशन टाइप ऑफ चीज़ों में स्टेट सरेंडर कर रहा है, नॉट राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था। किसी का स्पीच है, अक्सर बुक्स पे बैन लग जाता है, शोज पे बैन लग जाता है। तो दिस कल्चर वी नीड एन इंट्रोस्पेक्शन। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वी शुड नॉट सरेंडर टू ब्लैकमेल एंड इंटिमिडेशन। तो गवर्नमेंट स्टेट का ये ड्यूटी होता है। इट इज़ अ पिटी दैट पुलिस अथॉरिटी परफंक्टरली एडवाइज ऑथर्स, स्पीकर्स, आर्टिस्ट टू रिमेन साइलेंट rather than take proactive steps to protect their fundamental rights। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कई बार ऑथर्स को बोला जाता है आप साइलेंट रहो बिकॉज आपकी बातों से डिफिकल्टी होगी। नो, देयर हैज़ टू बी स्टेट। ऑथर्स, स्पीकर्स, आर्टिस्ट को हक है अपनी बात रखने का। और विजिलेंटी, ब्लैकमेल, सरेंडर या फिर ये जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, इसका नियम कानून में ऐसी कोई जगह नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो what we need to do is we need to protect this right to freedom, right to speech। और ये जो मोबोक्रेसी है इसको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए। स्वीडन्स फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ बात है, फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक। यहाँ पे भी चर्न चल रहा है अभी स्वीडन में इलेक्शन। सिमिलर इज हैपनिंग इन जर्मनी। स्मॉल ग्रांट बट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल बॉडीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने अभी कोविड-19 के बैकड्रॉप में देखा कि हमारा जो खर्चा है हेल्थ केयर में, जो खर्चा होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट जीडीपी का पार्ट हम हेल्थ केयर में रीरूट नहीं कर पा रहे। सेम इज विद एजुकेशन। अब बताओ जीडीपी का कितना परसेंट हम हेल्थ केयर में देते हैं, कितना परसेंट हम एजुकेशन में देते हैं। दीज नंबर्स आर नॉट सफिशिएंट। अब जब कोविड-19 आया तो फोकस आया प्राइमरी हेल्थ केयर को बेटर करें। हेल्थ केयर के भी लेवल्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब जैसे गांव मोहल्ला लेवल पे ही आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल गई। फिर एक सेकेंडरी हुआ, वहाँ थोड़ी ज़्यादा सीवियर डिसीजेस का ट्रीटमेंट है। फिर टर्जरी और स्पेशलिटी सेंटर्स बनते हैं। तो एक हायरार्की होती है। हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को भी एम्फेसाइज करना चाहिए, और रूरल एरिया में भी और साथ ही साथ अर्बन एरिया में भी। जैसे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक था। तो अगर हमें हेल्थ केयर इंफ्रा बढ़ाना है तो वी शुड फोकस ऑन ऑल 3 टीयर्स। स्पेशलिटी भी हो, मीडियम सेकेंडरी लेवल भी हो, और प्राइमरी हेल्थ केयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जो बहुत सारी डिसीजेज है हमारे यहाँ, जैसे माल न्यूट्रिशन हुआ, वैक्सीनेशन टाइम पे देना है, ये सब चीज़ें ना आप आंगनवाड़ी, आशा ग्रुप, सोशल हेल्थ केयर, एसएचजी, इन सब के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह आती है जो लोकल बॉडीज है इनका रोल आइडेंटिफाइड नहीं है और प्रॉपर इन पे फंडिंग नहीं मिलती। इसी फंडिंग के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला लोकल बॉडी को एक अच्छा खासा पैसा एलोकेट होगा। अब व्हाट इज 15th फाइनेंस कमीशन? एनके सिंह कमेटी हमने पढ़ा है, आर्टिकल 280 देखा है। जो पूरा पूल ऑफ टैक्सेस है उससे डिवीजन होता है वर्टिकली, मतलब सेंटर टू स्टेट्स, और हॉरिजॉन्टली 28 स्टेट्स में। और तो फाइनेंस कमीशन ने बताया कि इतना पैसा लोकल बॉडीज वगैरह को दिया गया है एज अ ग्रांट। अब द पॉइंट इज, इस ग्रांट मिला, अच्छी बात है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लोकल बॉडीज में या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में हेल्थ केयर स्पेसिफिक, उसके फंडामेंटल्स को भी करेक्ट करना जरूरी है। बिकॉज गांधी जी ने क्या बोला था, दिस आर्टिकल 40, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल और अर्बन सेटिंग पे हम बनाए। हेल्थ केयर जो है रूरल और अर्बन बॉडी में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसा मतलब एलेबोरेट प्रोविजन इस साल दिया है, उनको प्रॉपर ग्रांट मिलेगी। 1992 में आया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी में पंचायती राज, नगर पालिका निगम, इन सब की बातें थी। तो
यहाँ जो लोकल बॉडीज हैं, रूरल में पंचायती राज हुआ, अर्बन में बना दिस कॉरपोरेशन एंड काउंसिल, निगम और दिस पालिका। तो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की गई कि प्राइमरी जो केयर है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, इसका आप ध्यान रखो। ये जो पंचायती राज है ये बहुत करेक्ट स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में, बट एट टाइम्स ये डिलीवर नहीं कर पाया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तो प्रॉपर फंडिंग नहीं होती, रोल और ड्यूटी प्रॉपर अलोकेट नहीं हो पाती। तो कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम हेल्थ केयर, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर और डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर को रिवाइव करें। ये आर्ग्यूमेंट है इस पूरे आर्टिकल का। 2005 में आया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्राइमरी हेल्थ केयर को बोल्स्टर करने के लिए। फिर सिमिलरली नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी आया था। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम्स वी नो दैट कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ओवरलैपिंग होती है डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज का, तो डिलीवर नहीं हो पाते हैं नतीजे। ये जो 6-7 पॉइंट्स है ना, बड़े अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एज इट इज़ मैंने इसमें लिख दिया है कि जब भी हमें हेल्थ केयर रिलेटेड सॉल्यूशन बताना है तो वी कैन रेफर टू दीज पॉइंट्स। जैसे पहले जो भी ग्रांट मिली है 15th दिस फाइनेंस कमीशन की, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम सेंसिटाइज करें, जागरूक बनाएं की स्टेक होल्डर्स इन लोकल बॉडीज़ को, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सरपंच कौन है, वार्ड का पार्षद कौन है, सबका मतलब एक मूवमेंट बना है जागरूकता का। काउंसलर, पंचायती राज, हेल्थ केयर से रिलेटेड कि उनका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, हम प्राइमरी केयर और पब्लिक हेल्थ केयर कैसे अपने वार्ड में, कैसे अपने गांव में डिलीवर कर पाएंगे। तो एक कल्चर बनाना ज़रूरी है। सेकंड, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अवेयरनेस है। वो पूछे अपने इलेक्टेड नेता से कि आप ये सफाई क्यों नहीं करवा रहे हो, आप यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर क्यों नहीं दे रहे हो। सवाल पूछना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ कर सकते हैं, एम्पावर करें ताकि अकाउंटेबिलिटी हो इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। थर्ड हो सकती है हम सिविल सोसाइटी बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उनको एक ग्रेटर रोल बनाएं ताकि एक मॉनिटरिंग होती रहे। हेल्थ में लोकल डैशबोर्ड जैसा कुछ डिजिटल सॉल्यूशन हो जिससे मॉनिटर होते जाए कि कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके नतीजे क्या आ रहे हैं, क्लिनिक्स वगैरह प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ड्रग डिलीवरी, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक दैट। जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी सेट कराएं। फोर्थ हो सकता है फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स दिया है बट दिस इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर हेल्थ स्पेंडिंग बाय द लोकल बॉडी। जो एक ग्रांट मिला है वो 15th फाइनेंस कमीशन का है और इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ मेजर जो ओवरऑल फंडिंग मिलती है और इनको इकोनॉमिकली हम सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि स्टेट अपनी ड्यूटी से दूर भागे। फिफ्थ है मैकेनिज्म बेटर कोऑर्डिनेशन हो मल्टीपल एजेंसीज का ताकि स्मूथनिंग हो सारे वर्क की। लोकल बॉडीज हेल्थ ग्रीनिफाइड एरिया बने। अब ये एक नया कीवर्ड है, इसको यूज करिएगा कहीं पे, हेल्थ ग्रीन फील्ड एरिया। हेल्थ में ग्रीन फील्ड वो होता है जब आप बेसिक जीरो से स्टार्ट करते हो, ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड होता है जब आप थोड़ा ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट आप अपग्रेड्स कर रहे हो। तो हेल्थ का जो लोकल बॉडी है वो ग्रीन फील्ड है। तो ग्रीन फील्ड है मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, स्लेट इज क्लीन, कुछ एक नया ही इनोवेटिवली हम मॉडल डेवलप करें। तो इसमें नए लोगों को भी देखो, नए आइडियाज़ देखो, इनोवेटिव हेल्थ मॉडल बनाओ। जैसे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज सम इनोवेशन, तो ट्राई टू थिंक। सेवेंथ, नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक जो स्टार्ट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट सिटी हमने चैलेंजेस देखे, रूरल अर्बन दोनों जगह। द पॉइंट इज जो फंडिंग है वो इन सब प्रपोजल्स को, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रपोजल्स को रिवाइव करने के लिए यूटिलाइज हो, मिसयूज नहीं हो। तो ये कुछ 7 पॉइंटर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल में भी, दोनों जगह पंचायती और नगर पालिका पंचायत को रोपिन करो और ग्राउंड लेवल पे हेल्थ बेटर रखने का एक मूवमेंट स्टार्ट करें। 15th फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट दी गई है, हेल्थ इकोसिस्टम बनाएं। ये एक बहुत अच्छा स्प्रिंग बोर्ड हो सकता है। स्प्रिंग बोर्ड मतलब जैसे स्प्रिंग है, इस पे कूदो फिर जंप करके बड़ी अपन जंप लगा सकते हैं। तो दिस इज अ स्प्रिंग बोर्ड। हम यहाँ बेटर करें, फिर जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे। वर्क ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज का, तो अगेन वेरी गुड पॉइंट्स। जो पंचायती राज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। पंचायती राज, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, अर्बन म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, लाइक दैट। ओके,
और उसमें हमें कनेक्ट करना है हेल्थ को, बिकॉज शुरुआत में ही हमने देख लिया 73rd 74th ने क्या बोला था, प्राइमरी हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ सर्विस डिसेंट्रलाइज हो गई है, ये नगर पंचायत म्यूनसिपैलिटी और दिस विलेज लेवल पे पंचायत का काम है। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है, इंडिया हैज़ मेड फिनोमिनल प्रोग्रेस इन एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज सिंस इंडिपेंडेंस, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स इन हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, मतलब आपने एस्टैब्लिश कर दिया, आप बताओ इंडिया की प्रोग्रेस क्या हुई 1947 से एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। इसमें इंडिया के सारे अचीवमेंट्स, हाइलाइट्स, प्रोग्रेस वगैरह सब आप लिखो। फिर आप आइडेंटिफाई करो बॉटल नेक क्या हुआ, ये जो प्रोग्रेस है सफिशिएंट नहीं है, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन बताओ। तो 3 पार्ट है, पहले इस एस्टैब्लिश करो इस स्टेटमेंट को, बॉटल नेक को बताओ, आइडेंटिफाई करो, और फिर इन्हीं बॉटल नेक का सॉल्यूशंस बता दो। दिस इज अ ट्रिक, प्रॉब्लम्स बनाओ और प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन बता दो। तो दिस इज दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर। देन नेक्स्ट इज अफगानिस्तान, द राइज ऑफ नार्को टेररिस्ट स्टेट। जो अफगानिस्तान में अभी जैसे तालिबान गवर्नमेंट, इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है दिस नार्कोटिक्स, दिस अफीम, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रेसेंट है यहाँ पे, ट्राइंगल इधर साउथ में, साउथ एशिया, दिस इज गोल्डन क्रेसेंट। तो यहाँ इसको अगर एक स्टेट दिस नार्को को यूज कर रहा है टू जनरेट मनी, देन इट इज अ सीरियस कॉज ऑफ वरी एडजॉइनिंग स्टेट्स के लिए, एडजॉइनिंग कंट्रीज के लिए और वर्ल्ड लेवल पे भी। तो यही चीज यहाँ पे बताया, दिस इज थ्रेट टू दिस इंडिया सिक्योरिटी एज वेल। देन इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज नॉट श्रंक। अब सी, एसबीआई की एक रिसर्च है, इंस्टीट्यूट्स ऐसी रिसर्च करते हैं, आरबीआई भी टाइम टू टाइम ऐसा रिसर्च डेटा लाता है। तो ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इनफॉर्मल थोड़ी कम हुई है, फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, बट आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल में दिया है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, रिसर्च में कुछ लैप्सेस हैं। फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी जो है बोल रहा है रिसर्च, वो अनफाउंडेड है। अब हमें रिसर्च डिटेल में नहीं जाना है, वी शुड बी नोइंग कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल जैसा आप घर पे ही कोई एक स्मॉल लेवल का बिजनेस कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल हो गया। ऑनरशिप फैमिली या सेल्फ है, लेबर इंटेंसिव है, जैसे काफ़ी सारे कुटीर उद्योग होते हैं, पापड़ बना रहे हैं, कुछ फूड आइटम्स बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट बना रहे हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल में हो रहा है, वो दिस इनफॉर्मल है। यूजुअली इंडिविजुअल लेवल पे है, लीगल स्टेटस इतना इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होता है, दिस अनप्रोटेक्टेड होता है इसकी ऑफिशियल पॉलिसी। तो इधर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर्ली डिलीवर भी नहीं हो पाते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, तो ये इनफॉर्मल होता है। जैसे कोई रेडी लगा रहा है कहीं पे, कुछ सामान, खाने पीने का सामान बेच रहा है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर हुआ। फॉर्मल क्या हुआ कि आपने एक कंपनी बनाई, एक फर्म बनाया, कॉरपोरेट बनाया, जहाँ पे बाकायदा सारा किताब, सारे रूल, सारे ये सब चीज़ें मेंटेन हो रही है। तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका प्रोविडेंट फंड हो रहा है, ईपीएफ हो रहा है, एक पॉलिसी है, एक पूरा गाइडलाइन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, पेटेंट्स है, लाइसेंसेस है। तो ये जो मल्टीनेशनल टाइप चीज़ बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो, कॉरपोरेट बना रहे हो, इसको बोलते हैं फॉर्मल और इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, इकोनॉमी में इनफॉर्मल ज़्यादा है, फॉर्मल कम है। हमारा पर्पस होता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ज़्यादा करें, बिकॉज फॉर्मलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्स ज़्यादा बेटर हम कलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे टैक्स इवेजन भी होता है। ये अगर ज़्यादा होगा तो हम गवर्नमेंट बेनिफिट्स ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड होगा, गवर्नमेंट उसको मॉनिटर बेटर कर पाएगी और ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को यूजुअली हम सपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज इनफॉर्मल। कंट्रोलिंग द क्रिप्टो जीनी, अभी कल ही फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है, विद इन अ वीक इस पे एक आ रहा है बिल, इसको देखते हैं, क्रिप्टो जीनी। देन न्यू बिगिनिंग, ये नेवल चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, वेलकम बाय द आउटगोइंग चीफ करमबीर सिंह। सो दिस इज न्यू चीफ एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी। एडमिरल कुमार ग्रेजुएट हैं जे स्क्वाड्रन 61 कोर्स आरवी मोती नेशनल डिफेंस एकेडमी में दिसंबर 1981 में। फिर ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ नेवी में जनवरी 1 1983 को यहाँ पे कमीशन हुए थे। तो दिस इज दिस। होम मिनिस्ट्री एक्सटेंड कर रही है कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं टिल दिसंबर 31।
Proud of Twitter, CEO Parag Agrawal, IIT Bombay alumni. He was organized and well behaved. Organized and well behaved. ये जो skills है ना, organized हो, you have to be like teachable हो, you have some humility, you are working on your basics. These things, ये जो कई बार हम इन्हें soft skills भी बोलते हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती है for long term and huge success. Okay. Then 6 lakh Indians renounced citizenship. इंडियन सिटीजनशिप को भी रेनाउंस करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे एक्वायर करने के कुछ तरीके होते हैं ना, ऐसे सिटीजनशिप छोड़ना इंडियन सिटीजन्स डिप्राइव किन तरीकों से किया जा सकता है? आंसर 4-5 तरीके हैं. आंसर कोर सेक्टर ग्रोथ रिबाउंड हुई है, सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी एक्सपेंशन हुआ है. गुड. फिस्कल डेफिसिट भी 36.3% रहा एस्टिमेटेड एंड अक्टूबर में. ठीक है. डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा आमदनी कम. कंट्रोलिंग द क्रिप्टो, न्यू प्रेसिडेंट एंड सम होप, एंड दिस इज शार्प राइज इन दिस 2020. दिस इज ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू टॉक. दैट इज वाई आई ऑलवेज से सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए. और जो ये एग्जाम्स वगैरह ये सब चीज़ें ना, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. मैंने पहले भी बताया है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि 10th हो गया तो सब सही हो गया, 12th हो गया तो सब सही हो गया, अच्छा कॉलेज मिल गया तो लाइफ सेट है, अभी IAS IPS हो गया तो लाइफ सेट है. ऐसा कुछ नहीं होता. दीज आर जस्ट सम एग्जाम्स. इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. लाइफ इज़ मच बिगर देन ऑल दीज एग्जाम्स. ओके. तो कभी भी ऐसे नहीं करना है. टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली. ओके. उत्तराखंड श्राइन्स. और कई बार एक और अच्छी चीज़ होती है, वेन एवर यू आर फीलिंग एंग्री वगैरह, एक ब्रेक लो, फोकस ऑन समथिंग एल्स. soon up you will start figuring out everything on your own. Okay, this also works. So this is the idea. ये जो आज का टाइम है, वैसे भी काफ़ी प्रेशर, कोविड एंड ऑल एटसेट्रा है. सो वी नीड टू मेंटेन अवर सोशल, मेंटेन अवर इमोशनल, दिस हाइजीन, ये रखना ज़रूरी है. उत्तराखंड श्राइन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. उत्तराखंड श्राइन्स को फ्री रख रहे हैं. अभी एक ऐसा न्यूज़ आया था, जितने भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे. Admiral Hari Kumar is Navy Chief, and this is Omicron. Mulla Periyar Water. Then government appoint किया 3-member panel EWS कोटा पे. इसको भी देखते हैं इनकी रिव्यू क्या आता है. 6 लाख इंडियंस ने रिनाउंस किया है सिटीजनशिप. होम मिनिस्ट्री ने सेफ्टी दिसंबर 31 तक बोला है. देन प्राउड ऑफ ट्विटर CEO मिस्टर पराग अग्रवाल. Then Russia has red line on Ukraine. Russia and Ukraine. रीज़न क्या है? यूक्रेन ज़्यादा क्लोज हो जाता है यूरोपियन यूनियन के, और दिस जो रशिया है वो एप्रीहेंसिव ऑब्वियसली फील करेगा, बिकॉज EU वर्ल्ड वॉर एंड ऑल बैकलॉग है. तो इसीलिए रशिया ना एक बफर बनाए रखना चाहता है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए. इसीलिए एट टाइम्स वो ब्लैक सी में भी इतना एग्रेसिव होता है, और साथ ही साथ यहाँ यूक्रेन पे भी थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता है. दिस इज पेंटागन. अजरबैजान, चाइना, रशिया, ईरान ने टॉप किया UK थ्रेट लिस्ट MI6 के अकॉर्डिंग. मालदीव्स मिस्टर यामीन को रिलीज किया फ्रॉम हाउस अरेस्ट. दिस इज कंसर्न चाइना. अब विंटर गेम्स होने वाले हैं चाइना में, तो दिस इज ऑल्सो वन दिस क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर वायरस का सर्ज होगा देन व्हाट. कोर सेक्टर ग्रोथ रिबाउंड हुई है. गुड. तो ये 8 कोर सेक्टर है, इसमें ग्रोथ वापस रिबाउंड हुई है. कोर सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. 40.27 वेट होता है इनका IIP में. हर महीने हम स्टार्टिंग में इसको देखते हैं, IIP के नंबर्स आते हैं. 8 कोर सेक्टर हैं, वो प्रोमिनेंट रखते हैं यहाँ पे. देन सारे 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं बताइए. 8 कोर सेक्टर. RBI ने नई एडवाइजरी पैनल किया. एक्साइज मॉप अप. फिस्कल डेफिसिट इतना आया है. देन राइजिंग टैरिफ मोरेटोरियम टू हेल्प टेलकोज इन 5G प्ले. जियो, एयरटेल वगैरह ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है अपना. अब 5G आ रहा है, लेट अस सी. कमेंट्स ऑन 5G प्राइसिंग कैसा होगा. 5G सब्सक्रिप्शन 500 मिलियन होगा बाय 2027. लेट अस सी. देन दिस इज स्पोर्ट्स R अश्विन, और ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. वेनिंग बेस इफेक्ट. पहले नंबर ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे बिकॉज कंपैरेटिवली पिछले साल का ईयर ऑन ईयर पे नंबर खराब था, तो इस साल बेस इफेक्ट के कारण थोड़ी ग्रोथ भी बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही थी, बट अब ये बेस इफेक्ट हट रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करें. जापान क्लोजेस बॉर्डर COVID-19. बैक होम कश्मीरी माइग्रेंट्स. देन रिटेंशन
ब्लूज। आईपीएल में अभी ऑक्शन चल रहा है। देन ईरान यूएस डेडलॉक ओवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अभी इसमें बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स मोर। ये जो बैक स्टोरी है वो ये है कि ईरान जो है वो यहाँ पर है, सऊदी है यहाँ पर है, और एक है यहाँ पे इजराइल। ईरान और इजराइल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ईरान और जो सऊदी है इनमें भी टेंशन चलता रहता है, डोमिनेंस कौन ज़्यादा अपना दिस डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखे, टेंशन्स होते हैं। सऊदी ब्लॉक और इजराइल के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है। तो जो ईरान है वो एट टाइम्स कॉर्नर्ड फील करता है, तो ईरान फोकस करने लग गया कि हम बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, और वर्ल्ड इस पे अलार्म्ड हो गया, स्पेशली इजराइल सऊदी ये सब ट्रबल्ड थ्रेटेंड फील करने लग गए। तो ओबामा टाइम पे ये डील आया कि ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशंस को ड्रॉप कर दे और इन रिटर्न वर्ल्ड उस पर जो सैंक्शंस लगाया है उसको लिफ्ट कर लेगा। तो ईरान ने कहा कि हम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह है उसको ग्रेजुअली हम स्टॉप करते हैं। ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसको भी हम दिस इंटरनेशनल एटॉमिक इसके अंदर, इसके सुपरविजन के अंदर लेके आएंगे, ऐसी बातें हुई। बट फिर आ गए ट्रंप ये बाइडेन दिस ओबामा के टाइम पे डील हुआ था। ट्रंप ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा दिस वी डोंट ट्रस्ट ईरान, तो सैंक्शंस फिर से लगा दी। तो ईरान ने कहा सैंक्शंस लगाइए तो हम न्यूक्लियर दिस फिर से हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब ट्रंप इज गॉन, बाइडेन इज देयर। बाइडेन डेप्यूटी रहे हैं ओबामा के, तो बाइडेन इज अगेन ट्राइंग कि न्यूक्लियर डील फिर से हो जाए और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर नहीं करे। बिकॉज ईरान अगर न्यूक्लियर हो जाएगा ना तो ये जो पूरा वेस्ट एशिया है यहाँ पे दिस डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो दिस इज द गेम। कंट्रोवर्सीज अराउंड एन इकोनॉमिक सर्वे इन केरला। अब इसमें इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है? इंडिया इज फ्रेंड विद सऊदी, इंडिया इज फ्रेंड विद इजराइल, इंडिया इज फ्रेंड विद ईरान। ईरान हमारे बड़े काम का है क्योंकि यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, और ईरान से हमें अगर रुपी में पैसे देके ऑयल मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन केरला, अब ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी क्यों ज़रूरी है और ये बैक बर्नर पे नहीं जाना चाहिए। हम जब भी पार्लियामेंट का सब टॉपिक पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत में भी आप देखो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कलेक्टिव विजडम होती है पार्लियामेंट की वो बाहर आती है बाय डिबेट एंड डिस्कशन। इस कलेक्टिव विजडम को भी दिस वी नीड टू एड्रेस, इसको बैक बर्नर पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बिल पास कैसे होता है, आप उस चैप्टर को देखो, बिल पास कैसे होता है। बिल स्टैंडिंग कमिटीज के पास जाता है, लाइन बाय लाइन क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ऐसे करके बिल पास होता है। और अगर हरिड मैनर पे पास हुआ तो ऑब्वियसली फिर जैसे अभी बिल को वापस रिपील करना पड़ा। तो द जिस्ट इज वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस कलेक्टिव विजडम ऑफ पार्लियामेंट। ये कमिटीज हैं, 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती है। तो ये पूरा दिस विजडम ऑफ पार्लियामेंट को रिफ्लेक्ट करती है, इसको हमें बैक सीट पे नहीं लाना चाहिए। अब कमिटीज़ भी ऐसी होती है, कुछ एडॉक होती है, कुछ स्टैंडिंग होती है, कुछ मतलब परमानेंट नेचर की होती है, कुछ होती है एडॉक जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए होती है। तो पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ ही है दिस कमिटीज़ के थ्रू काम करना। तो जो कमिटीज़ है इसको बैक बर्नर पे नहीं लाएं। जैसे हम एस्टिमेट कमेटी पढ़ते हैं, है ना, एस्टिमेट कमेटी पे कितने मेंबर्स होते हैं बताइए। एक बार सवाल भी आया था, दिस जो कैग है, कैग का फ्रेंड कौन होता है, हु इज द फ्रेंड ऑफ कैग? आंसर, द पॉइंट इज पार्लियामेंट स्क्रूटिनी बैक बर्नर पे नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द दिस वायरस बिब्लियोग्राफी, और ये बात है दिस क्रिकेट रिलेटेड सम क्विज। सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस क्विकली देखें तो दिस इज अबाउट सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर्स। डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है, अपसेट है बॉर्डर स्टेट्स में। और चाइना भी टैक्टिक्स क्या अपनाता है, बॉर्डर वाले एरिया पे एक नया विलेज बना देगा, सेटलमेंट कर देगा, फिर बोलेगा ये विलेज तो चाइना का ही था फॉर लाइक एंशियंट टाइम्स, और फिर उसको क्लेम कर देगा। सो वी नीड टू चेकमेट चाइना ऑन दिस बॉर्डर, दिस थिंग, बॉर्डर डेमोग्राफी। Then this is fear of this virus है, too close for comfort, pollution, Delhi. Then elsewhere in house, this is former Prime Minister Deve Gowda ji and present Prime Minister Narendra Modi ji. Then government study कर रही है to handle crypto. Let us see. Taking charge, new appointed chief है Naval Staff Admiral R Hari Kumar. Then explain में बताया Q2 का जो डेटा आया है वो क्या बताता है। तो जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, सम टोटल है कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ज्योग्राफी दिस बाउंड्री ऑफ इंडिया में 1
फाइनेंशियल ईयर में, सबका सम टोटल, कितना पैसा हमने खर्च किया, गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, मनी बिजनेस कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, नेट इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स क्या हुआ, इन सब का सम टोटल आ जाता है दिस जीडीपी। तो इसको भी आगे देखते हैं। जो डेटा है वो प्राइमरली यही बता रहा है, अभी डेटा एंड ट्रेंड्स पे मत जाओ। वी शेप्ड रिकवरी नहीं है इंडिया की के शेप्ड रिकवरी है, और वो भी बड़ी अनसर्टेन है। लेट अस सी। रिपब्लिक ऑफ दिस बारबाडोस अब रिपब्लिक हो गया है, क्वीन मोनार्की से बाहर आ गया है। उत्तराखंड का 4 धाम एक्ट है, रोड ब्रॉडन कर रहे हैं ताकि जो बॉर्डर्स हैं वहां हम क्विकली डिप्लॉयमेंट कर पाए। बट अगर रोड्स बॉर्डर करोगे तो फिर हिमालय का जो इकोलॉजी है वो सेंसिटिव है। ये कैपिटल गेन्स इन्वेस्टमेंट्स आर ऑन द राइज, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं है, दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। मुंबई फॉलो द साइंस। देन द डेमोग्राफिक ट्विस्ट। यहाँ क्या बात हो रही है, जैसे हमने 2026 तक दिस डीलिमिटेशन में जो पॉपुलेशन रिलेटेड है, अलोकेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ऑल फ्रीज किया। वाई? बिकॉज जो साउथ की पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली नॉर्थ की पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं कर पा रही है। एनएफएचएस में भी देखा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि इधर कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इधर पॉपुलेशन नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, ये नया ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है, इसको भी एड्रेस करना इज रिक्वायर्ड। ड्राइविंग इनटू द फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोर आउटपुट इतना रहा, अर्बन जॉबलेस रेट 9.3% रही, यूके वॉचडॉग ऑर्डर्स मेटा टू सेल दिस गिफी। ओमिक्रॉन है, मालदीव एक्स प्रेसिडेंट वॉक्स फ्री, कॉन्विक्शन ओवरटर्न हो गया। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ एक टर्म देखा ना, जीडीपी और जीवीए, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीवीए तब यूज होता है जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक बात करनी है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीवीए। तो जब सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म को ज्यादा वेटेज देते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये जो जीवीए होता है ना, ये यूज होता है टू मेजर द आउटपुट और कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर। लाइक आपने एक सेक्टर ऑटोमोबाइल देखा, वहां पे क्या है, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड दूसरा देखा। तो जब सेक्टर स्पेसिफिक बात है तब है जीवीए। सच जीवीएस फॉर्म ऑल सेक्टर, और सारे सेक्टर अगर टुगेदर कर देंगे, उसमें हम टैक्स भी लगा देंगे, सब्सिडी भी कम कर देंगे, तो आ जाएगा जीडीपी। तो जीवीए क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक बात किया, ए बी सी डी ई अलग अलग सेक्टर, इसका समेशन कर दो। अब इसमें जो टैक्सेस लगे वो भी लगा दो, इनको जो सब्सिडी दी वो हटा दो, तो जो नंबर बनता है ना उसको बोलते हैं फिर जीडीपी। तो जीवीए एंड जीडीपी। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, समेशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, प्रोडक्ट का टैक्सेस ऐड करना है और सब्सिडी कम करना है, तो वी कम टू अ नंबर जिसको बोलते हैं जीडीपी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जीवीए सारे सेक्टर्स का ऐड किया, नेसेसरी एडजस्टमेंट किए टैक्स सब्सिडी का, तो जो नंबर आता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। प्राइमरली जो जीवीए होता है वो टर्म ज़्यादा हाईलाइट करता है पर्टिकुलर सेक्टर को। तो जीवीए हम यूज़ करते हैं जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक बात करनी है, उसका कंडीशन देखना है, ट्रेंड देखना है। समेशन ऑफ जीवीए इज इकोनॉमी और जीडीपी इज फॉर द इकोनॉमी, तो ये ध्यान रखना है, जीवीए सेक्टर एंड दिस समेशन ऑफ जीवीए एंड जीडीपी इज फॉर इकोनॉमी। सो आज हमने ये सारे टॉपिक्स देखे, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन and this about ethics. Okay, so this is 1st of December 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.